सह्याद्री के जंगलों को गीली बारिश ने ऐसे ढक लिया था जैसे किसी चीखते हुए मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। 3 कदम, 5 कदम और फिर एक अजीब सी मिचली पैदा करने वाली गंध ने नाक पर हमला किया। यह गंध विशाल फन के पत्तों के नीचे से आ रही थी। वहां 3 युवतियों के शव एक साथ रखे हुए थे, एक दूसरे से सटे हुए। उनके शांत चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो वे बस कुछ देर पहले ही सोई हों। कपड़े अभी भी करीने से थे, त्वचा पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन वह किसी कब्र के पत्थर की तरह ठंडी और सख्त हो चुकी थी। बारिश की बूंदें उनकी पलकों पर मोतियों की तरह ठहर गई थी। लड़ाई का कोई निशान नहीं, खून का एक कतरा नहीं, कुछ भी नहीं था सिवाय एक ऐसी खामोशी के जो दिल को पसलियों से टकराने पर मजबूर कर दे। जिस पहले व्यक्ति ने उन्हें देखा, उसकी चीख निकली और वह चीख पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे जंगल भी जान गया हो कि किसी अंधेरे हाथ ने अपना काम कर दिया है। बहुत सफाई से, बहुत शांति से। उन्हें यहाँ कौन लाया था? बिना किसी चोट के शरीर हमेशा के लिए कैसे रुक सकते थे? और यह जंगल पहले से तैयार किए गए किसी मुर्दाघर जैसा क्यों लग रहा था? उस दोपहर लोनावला के आसमान पर मानसून के बादल किसी विशालकाय दैत्य की तरह कुंडली मारकर बैठे थे, जैसे पूरे पश्चिमी घाट को एक ही बार में निगल जाने को तैयार हों। घने कोहरे के नीचे एक पुरानी मोटरसाइकिल की फटी हुई आवाज गीली कीचड़ भरी पगडंडी को चीरती हुई जंगल के सीने में उतर रही थी। गांव के 3 लड़के, रोहन, दीपक और समीर, जंगल की दुर्लभ जड़ीबूटियां खोजने निकले थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह मामूली सा सफर उन्हें एक ऐसे दुःस्वप्न में उलझा देगा जिससे वे शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरती एक संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे, तभी रोहन को फन की घनी झाड़ियों के नीचे कुछ अजीब सा दिखा। पहले उसे लगा कि किसी हिरण का शव होगा, लेकिन कपड़े के सफेद रंग ने उसके कदमों को डगमगा दिया। रोहन ने कांपते हाथों से गीले पत्तों को हटाया और उसके आसपास की दुनिया जैसे घूमना बंद कर गई। 3 युवतियों के शरीर एक दूसरे के समानांतर ऐसे रखे थे जैसे वे दोपहर की नींद ले रही हों। उनके बाल अभी भी खुले हुए थे, गालों पर खून का कोई धब्बा नहीं था, लेकिन उनकी त्वचा नीली पड़कर पीली हो चुकी थी। दीपक ने सूखी थूक निगली। उसकी आवाज बैठ गई। रोहन, ये तो असली इंसान है। हवा अपने साथ एक हल्की सी सड़ांध लेकर आई, लेकिन यह इतनी तेज नहीं थी कि यह बताया जा सके कि मौत बहुत पहले हुई है। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, उन लड़कियों के चेहरों पर गिरने लगी। रोहन कांपते हाथों से पीछे हटा। उसने अपना मोबाइल फोन निकालने की कोशिश की, जिसमें सिग्नल लगभग मर चुका था। इससे पहले कि वे तीनों बदहवास होकर जंगल से बाहर भागते, वह बस एक धुंधली तस्वीर खींच सका। लगभग 1 घंटे बाद स्थानीय पुलिस और पास के खोपोली पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। भीगे हुए देवदार के पेड़ों के नीचे पीली पुलिस लाइन खींच दी गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी विक्रम सिंह उस रात खुद मौके पर पहुंचे थे। वह अधेड़ उम्र के एक सख्त मिजाज अफसर थे, जिनकी पैनी आंखें लाशें देख देख कर कठोर हो चुकी थीं। लेकिन इस बार वे भी काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे। न खून, न कोई जख्म, लेकिन सब मर चुकी हैं, वह धीमे से बुदबुदाए। जिला अस्पताल की फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. अंजलि शर्मा झुककर जांच कर रही थी। उन्होंने एक पीड़िता की कलाई पकड़ी, फिर एक पोर्टेबल डिवाइस से शरीर का तापमान मापा। 6 घंटे से ज्यादा नहीं हुए हैं, उन्होंने सपाट आवाज में कहा। बाहरी हिंसा का कोई निशान नहीं है।
यह बहुत अजीब है। तीनों की उम्र 20 के आसपास लग रही थी। उनके कपड़े अभी भी साफ थे, क्रॉप टॉप, शॉर्ट्स और सफेद स्नीकर्स। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटे पहले ही वे किसी कैमरे के लिए पोज दे रही थी। अधिकारियों ने हर छोटी से छोटी चीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आसपास की जमीन नम थी, लेकिन शरीर को घसीटने का कोई निशान नहीं था और 2 मीटर के दायरे में किसी बाहरी जूते के निशान भी नहीं थे। पश्चिम की ओर इंस्पेक्टर प्रिया राव, जो डिजिटल फोरेंसिक टीम का हिस्सा थी, को फन की जड़ों के नीचे एक छोटी सी चीज मिली, एक 64 GB का SD मेमोरी कार्ड। विक्रम ने उसे चिमटी से उठाया। उनका चेहरा तन गया था। अगर यह पढ़ा जा सका, उन्होंने कहा, तो शायद हमें पता चल जाएगा कि वे कौन थी। जब एक टीम आसपास के इलाके की छानबीन कर रही थी, तब सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान के मालिक, रामू काका, एक खबर लेकर आए। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उस दोपहर 3 युवा लड़कियां उनकी दुकान पर पानी की बोतलें और बिस्कुट खरीदने आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, साहब। एक के बाल लाल थे और उसके हाथ में एक बड़ा कैमरा था। कह रही थी कि जंगल के अंदर फोटो खींचने जा रही हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत रहस्यमयी है, रामू काका ने बताया। विक्रम ने अपने फोन पर ली गई धुंधली तस्वीर को देखा, जमीन पर पड़े 3 ठंडे शरीर। वे वही थी, उन्होंने पुष्टि की। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, कोहरा और भी घना होता जा रहा था। प्लास्टिक के तंबू के नीचे शवों को सफेद कफन में लपेटा जा रहा था। सर्चलाइट की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला लग रहा था। कोई आवाज नहीं थी, सिवाय फोरेंसिक वैन की धातु की छत पर टपकती बारिश के। डीसीपी विक्रम सिंह देर तक जंगल को घूरते रहे, फिर डॉ. अंजलि से फुसफुसाए, इस जंगल ने उन्हें नहीं मारा, किसी इंसान ने मारा है, और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। कुछ घंटों बाद मुंबई में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में कंप्यूटर स्क्रीन पर मेमोरी कार्ड से बरामद शुरुआती नतीजे दिख रहे थे। 48 तस्वीरें रिकवर हो चुकी थी, जंगली फूल, कोहरे से ढके पेड़ और तीनों लड़कियों की हंसती मुस्कुराती सेल्फी। लेकिन शाम 4:47 पर खींची गई आखिरी तस्वीर ने कमरे में मौजूद हर किसी को जमा दिया। उनके ठीक पीछे धुंधलेपन में एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने काली टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा परछाई में छिपा था। इसे बड़ा करो, विक्रम ने आदेश दिया। चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन जबड़े की बनावट और शरीर का ढांचा साफ था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह जो भी है, यह वो आखिरी इंसान था जिसने उन्हें जिंदा देखा था, प्रिया राव ने धीरे से कहा। विक्रम सीधे होकर बैठ गए। कल सुबह तक खोपोली से लेकर करजत तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए। हमें हर उस गाड़ी की तलाश है जो उस शाम जंगल में दाखिल हुई थी। बाहर बारिश और तेज हो गई, रात की आवाजों को अपने में समेट लिया। मॉनिटर पर 3 युवा चेहरे आखिरी बार मुस्कुरा रहे थे, इससे पहले कि जंगल उन्हें हमेशा के लिए निगल लेता। अगली सुबह कोहरा अभी पूरी तरह से छंटा नहीं था जब डीसीपी विक्रम सिंह वापस घटनास्थल पर पहुंचे। सह्याद्री के जंगल अभी भी भीगे और बोझिल थे, नम हवा में उस अनदेखे खून की गंध घुली हुई थी। फोरेंसिक टीम छोटे नारंगी झंडों से इलाके को चिह्नित कर रही थी। पश्चिम की ओर से एक खोजी कुत्ता धीरे से भौंका और एक बड़े देवदार के पेड़ के पास रुक गया। सर, यहाँ मोटरसाइकिल के पहियों के निशान हैं, एक अधिकारी ने कहा। आधी सूखी चिकनी मिट्टी पर एक टायर का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जो तेजी से मुड़ा था और फिर घाटी की ओर गायब हो गया था। विक्रम ने झुककर टायर के पैटर्न को देखा। चौड़ा टायर है।
शायद कोई स्कूटर, पल्सर या अपाचे जैसा। प्रिया राव थके हुए चेहरे के साथ अपना टैबलेट लेकर आईं। हमें रामू काका की दुकान से कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली है। 20 सेकंड की है, लेकिन काफी साफ है। उन्होंने वीडियो चलाया। 3 युवतियां दुकान के सामने खड़ी हंस रही थी। एक ने अपना डीएसएलआर कैमरा उठाया। पृष्ठभूमि में एक लाल और काले रंग की मोटरसाइकिल धीरे से गुजरी और उनसे थोड़ी दूर जाकर रुक गई। रुको, विक्रम ने वीडियो को दोहराया। हाँ, ज्यादा देर नहीं। फिर वह मोटरसाइकिल उसी कच्ची सड़क की ओर मुड़ गई जिस पर वे गई थी। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुंबई और पुणे में उस रंग की सभी मोटरसाइकिलों के मालिकों का पता लगाओ। जब डिजिटल टीम काम कर रही थी, डॉ. अंजलि ऑटोप्सी रूम से एक गंभीर चेहरे के साथ आईं। मैंने शवों की दोबारा जांच की है, उन्होंने कहा। कोई अंदरूनी चोट नहीं है, लेकिन दूसरी पीड़िता के दाहिने हाथ पर 2 छोटे बिंदु हैं, जैसे किसी इंजेक्शन के निशान हों। और उनके खून में हमें केटामाइन की उच्च मात्रा मिली है। यह एक ऐसी खुराक है जो किसी को 2 मिनट के भीतर बेहोश कर सकती है। विक्रम चुप हो गए। इसका मतलब है कि जब उन्हें यहाँ लाया गया, तब वे बेहोश थीं। हाँ, अंजलि ने पुष्टि की। और इस बात की बहुत संभावना है कि जब उन्हें यहाँ छोड़ा गया, तब वे जिंदा थीं। उनके दिल ने सांस लेने में दिक्कत के कारण काम करना बंद कर दिया। उस कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विक्रम ने लैब रिपोर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उनकी आंखें ठंडी थीं। तो कातिल ने चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं उसने मारा। उसने उन्हें सुला दिया और फिर उन्हें धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया। दोपहर तक करजत की ओर से एक नई रिपोर्ट आई। बलविंदर सिंह नाम के एक ट्रक ड्राइवर ने गवाही दी। उसने दावा किया कि उसने शव मिलने से एक शाम पहले 3 युवा लड़कियों और एक काले जैकेट वाले लड़के को जंगल के पास सड़क के किनारे रुकते हुए देखा था। मुझे लगा वे पिकनिक मनाने आए हैं, पाजी। लड़का बस खड़ा था, चुपचाप। लेकिन उसके हावभाव अजीब थे। लड़कियां मुस्कुरा तो रही थी, पर उनकी आंखों में जैसे डर था। इस गवाही ने जांच कक्ष में तनाव और बढ़ा दिया। प्रिया ने खोपोली टोल प्लाजा के कैमरे से दोपहर 1 बजे की एक तस्वीर दिखाई। 2 मोटरसाइकिलें एक के पीछे एक चल रही थी। एक लाल काली और दूसरी ग्रे। आगे वाली मोटरसाइकिल पर काली टोपी वाला लड़का था और पीछे तीनों लड़कियां। इसका समय रामू काका की रिपोर्ट से मेल खाता है, प्रिया ने कहा। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। वह उन्हें वहां ले जा रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। शाम होते होते फील्ड टीम को शवों के स्थान से 100 मीटर के दायरे में कुछ मिला। पत्तों के ढेर के नीचे उन्हें बिना लेबल वाली मिनरल वाटर की एक बोतल मिली। उसमें आधा भरा हुआ साफ तरल था जिसमें दवा जैसी तीखी गंध थी। अंजलि ने अपनी नाक ढक ली। यह पानी नहीं है, यह तरल बेहोशी की दवा का मिश्रण है। विक्रम ने उस बोतल को देर तक घूरा, फिर धीरे से कहा, अपराधी को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। उस रात मुंबई क्राइम ब्रांच का दफ्तर मॉनिटर स्क्रीनों के समुद्र में बदल गया था। प्रिया राव 30 ट्रैफिक कैमरों से हर रिकॉर्डिंग की जांच कर रही थी। सुबह 11:17 बजे एक और वाहन सामने आया, एक ग्रे रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो। उसका अगला बाया शीशा टूटा हुआ था। वह उसी दिशा में जंगल की ओर जा रही थी। प्रिया ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह वह गाड़ी हो सकती है जिसमें उन्हें ले जाया गया। विक्रम ने वीडियो को देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। पिछले 3 दिनों में ऐसी गाड़ियों के शीशे ठीक करने वाले सभी गैरेजों की जांच करो। तुरंत एक रिपोर्ट आई।
नवी मुंबई के एक गैरेज ने टूटे हुए सामने के शीशे वाली एक स्कॉर्पियो की मरम्मत की बात कबूल की। मालिक का नाम सलीम खान था, जो एक फ्रीलांस मैकेनिक था। उम्र 38 साल। वह 2 दिन से लापता था। इस आदमी को ढूंढो, विक्रम ने मेज पर हाथ मारा, और उसके फोन के सभी डिजिटल निशान खोलो। अगर हो सके तो, अंजलि ने विक्रम को बीच में टोका। विक्रम, पहली पीड़िता के खून में एक और चीज मिली है। हल्की मात्रा में अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के अवशेष। हो सकता है कि हमले से पहले उन्हें कोई ड्रिंक पिलाई गई हो, तो उन्हें ड्रिंक का लालच दिया गया, बेहोश किया गया और फिर जंगल ले जाया गया। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक वैसा ही। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। बारिश फिर से शुरू हो गई। पुलिस स्टेशन की छत पर दस्तक दे रही थी। विक्रम एक बड़े बोर्ड के सामने खड़े थे, जिस पर तीनों मुस्कुराती हुई लड़कियों की तस्वीरें थीं, और नीचे आखिरी तस्वीर से उस काली टोपी वाले आदमी का धुंधला साया था। वह इस जंगल को जानता है। वह जानता है कि कौन से कैमरों से बिना रिकॉर्ड हुए गुजरा जा सकता है। लेकिन वह एक बात भूल गया। विक्रम धीरे से फुसफुसाए। वह भूल गया कि जंगल सब कुछ याद रखता है, मिट्टी की गंध, और यहाँ तक कि आखिरी सांस भी। इसी बीच थाने के बाहरी इलाके में एक किराए के मकान में एक काली जैकेट वाला आदमी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक काला कैमरा था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। वह तीनों मुस्कुराती लड़कियों की आखिरी तस्वीर को बार-बार देख रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर बारिश से भीगी खिड़की से बाहर देखने लगा। वे बहुत प्यारी थीं, वह फुसफुसाया, लेकिन बहुत आसानी से भरोसा कर लेती थी। शवों के मिलने के तीसरे दिन की सुबह, सह्याद्री के जंगलों से नम हवा की गंध अभी भी हवा में तैर रही थी। डीसीपी विक्रम सिंह पिछली रात लगभग सोए नहीं थे। उनकी मेज पर फाइलों, तस्वीरों, लैब रिपोर्टों और डिजिटल ट्रैकिंग के नतीजों का ढेर लगा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर ग्रे स्कॉर्पियो के मालिक सलीम खान का चेहरा साफ दिख रहा था। गर्दन पर टैटू, पैनी आंखें और बाईं कनपटी पर चोट का निशान। इंस्पेक्टर प्रिया राव एक नई रिपोर्ट लेकर अंदर आईं। सर, सलीम के गायब होने से पहले हमें वाशी के एक गैरेज से सीसीटीवी फुटेज मिली है। उन्होंने प्ले बटन दबाया। वीडियो में सलीम किसी से बात कर रहा था, एक पतला, जवान लड़का जिसने काली डेनिम जैकेट और टोपी पहन रखी थी। कैमरा बहुत साफ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा रोशनी की ओर मुड़ा, विक्रम सीधे होकर बैठ गए। यह वही है, उन्होंने कहा। आखिरी तस्वीर वाला लड़का। प्रिया ने तस्वीर को बड़ा किया। पीछे खड़ी मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट मिल गया है। यह आरव शर्मा के नाम पर है। पता थाने का है। विक्रम ने तेजी से सिर हिलाया। अभी वहां एक टीम भेजो। 2 घंटे बाद क्राइम ब्रांच की टीम थाने की एक तंग गली में स्थित उस किराए के मकान पर पहुंच गई। दरवाजा बाहर से बंद था। अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर से बासी हवा का झोंका आया। फर्श पर एक टूटा हुआ कैमरा, कुछ लड़कियों के कपड़े और एक छोटा सफेद बैग पड़ा था, जिसके पट्टे पर कीचड़ के धब्बे थे। मेज के कोने में टूटी स्क्रीन वाला एक फोन अभी भी चालू था, जिसमें आखिरी संदेश दिख रहा था। जंगल में पहुंच गए। बहुत रोमांचक है। संदेश रिया के नंबर से भेजा गया था। विक्रम ने फोन उठाया। तो यह सच है। वह सीधे पीड़िता के संपर्क में था। पीछे के कमरे में डॉ. अंजलि, जो तलाशी में साथ थी, की सांस तब रुक गई जब उन्हें बिस्तर के नीचे एक काला प्लास्टिक का थैला मिला। उसके अंदर एक छोटी कांच की शीशी थी जिस पर एक फार्मास्यूटिकल लेबल धुंधला सा लिखा था, केटालार 50 मिलीग्राम ml,
एक एनेस्थेटिक दवा जो आमतौर पर पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं। यह एक पुख्ता सबूत है। यह नामुमकिन है कि वह सिर्फ एक साधारण फोटोग्राफर हो, अंजलि ने कहा। फोरेंसिक अधिकारियों ने एक और चीज बरामद की, एक और मेमोरी कार्ड जो टूटे हुए कैमरे के अंदर ही था। प्रिया ने अपना पोर्टेबल लैपटॉप चालू किया। उसके अंदर की फाइलों में 20 तस्वीरें थी। ज्यादातर धुंधली थी, लेकिन एक तस्वीर ने सभी को चुप करा दिया। तीनों लड़कियां ग्रे स्कॉर्पियो के अंदर बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके हाथ उनकी गोद में बंधे हुए लग रहे थे। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। इस तस्वीर के समय वे जिंदा थी। यह हत्या से कहीं ज्यादा है, यह यातना है। एक और अधिकारी दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, हमें जानकारी मिली है कि सलीम को 3 घंटे पहले पनवेल बस टर्मिनल पर एक काली जैकेट वाले लड़के के साथ देखा गया था। आरव, विक्रम ने कहा। वे अभी भी साथ हैं। टीम तुरंत पनवेल के लिए रवाना हुई। भीड़ भरे टर्मिनल में एक सिगरेट बेचने वाले ने उन्हें पहचान लिया। हाँ, आज सुबह ही देखा था। वे एक पिकअप ट्रक में बैठकर पनवेल की तरफ गए। कह रहे थे कि कुछ सामान लेने जा रहे हैं। पुलिस का काफिला सुबह की बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में पतले कोहरे ने दृश्यता कम कर दी थी। लगभग 10 बजे उन्हें एक पुराना ट्रक बांस के जंगल के किनारे रुका हुआ मिला। ड्राइवर सायरन की आवाज सुनते ही खेतों की ओर भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया और 5 मिनट के भीतर सलीम खान पकड़ा गया, एक नाली में गिरा हुआ। उसका चेहरा कीचड़ से सना था। आरव कहाँ है? विक्रम चिल्लाए। सलीम रूखी हंसी हंसा। आप देर से आए हैं, साहब। वह लड़का मुझसे ज्यादा चालाक है। वह पहले ही अपने दोस्त के गैरेज की ओर निकल गया। सलीम को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाल दिया गया। अस्थायी पूछताछ में दबाव के तहत उसने बोलना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ गाड़ी चलाने में मदद की। सब कुछ आरव ने किया। उसने कहा था कि वह सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाना चाहता है। उसने मुझे उन्हें जंगल ले जाने के लिए कहा, लेकिन जब मैंने देखा कि उन्हें पीने के लिए कुछ दिया गया, तो मैं समझ गया कि यह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं डर गया और भाग गया। विक्रम ने कठोर चेहरे से उसकी बात सुनी। सोशल एक्सपेरिमेंट? बकवास। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। आरव शर्मा के नाम से सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच करो। खोज के नतीजों में आरव विजुअल्स नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आया, जिसमें सैकड़ों तस्वीरें थीं, एकांत जगहों पर युवा लड़कियों की तस्वीरें, चट्टानें, धान के खेत, जंगल। सभी लड़कियां युवा थीं। सभी को एक जैसे स्टाइल में खींचा गया था, भावहीन चेहरे, खाली आंखें। 2 हफ्ते पहले की गई आखिरी टिप्पणी दिल दहला देने वाली थी। अगला और भी आश्चर्यजनक होगा। सह्याद्री के जंगलों में प्रतीक्षा करें। विक्रम ने उस स्क्रीन को देर तक घूरा। उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था। शाम को टीम को आरव के फोन सिग्नल के निशान मिले। आखिरी लोकेशन पनवेल के पास एक पुराने गैरेज में दिखाई दी, जिसका मालिक चेतन जोशी नाम का कोई व्यक्ति था। एक पूर्व तकनीशियन, जिसका छोटा-मोटा आपराधिक रिकॉर्ड था। अधिकारियों ने शाम ढलने से पहले उस जगह को घेर लिया। जब गैरेज का दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर पुलिस के कुत्तों की आवाज गूंज उठी। उन्होंने फर्श को सूखी कीचड़ और गाड़ी के टायरों के निशानों से भरा पाया। मेज पर एक लैपटॉप चालू था, जिसमें प्रोजेक्ट रिया नामक एक फोल्डर खुला था। उस फोल्डर में दर्जनों छोटे-छोटे वीडियो थे जिन्हें डिलीट नहीं किया गया था। अंजलि ने खौफ से अपना मुंह ढक लिया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, लेकिन आरव और चेतन वहां नहीं थे।
गैरेज का पिछला दरवाजा खुला था, जो एक कच्ची सड़क की ओर जाता था जो एक नदी की ओर जाती थी। कीचड़ में ताजे पैरों के निशान अभी भी गीले थे। विक्रम चिल्लाए, जल्दी करो, उनका पीछा करो। बारिश फिर से शुरू हो गई। उस संकरे रास्ते पर तेजी से बरस रही थी। दूर दो परछाइयां कोहरे के बीच से भागती हुई दिखीं। उनमें से एक ने अपने कंधे पर एक काला बैग लटका रखा था। चेतावनी के तौर पर गोली चलाई गई, लेकिन वे भागते रहे। विक्रम ने नदी के किनारे तक उनका पीछा किया, लेकिन उन्हें केवल एक बैग मिला जो एक टहनी में फंसा तैर रहा था। उन्होंने उसे किनारे खींचा, कांपते हाथों से उसकी जिप खोली। उसके अंदर एक छोटा बटुआ था जिसमें रिया का पहचान पत्र, एक टूटे हुए चांदी के हार का टुकड़ा और जमीन से सना हुआ एक सफेद कपड़ा था। विक्रम ने तेजी से बहती नदी को देखा। उनका चेहरा तन गया। वे आज रात भाग सकते हैं, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन पानी खून के निशान नहीं मिटा सकता। उस रात मुंबई में भारी बारिश हुई, जबकि क्राइम ब्रांच में सारी रात बत्तियां जलती रहीं। डीसीपी विक्रम सिंह एक बड़े नक्शे के सामने खड़े थे, जिस पर लाल पिन लगे हुए थे। हर पिन दो भगोड़ों, आरव शर्मा और चेतन जोशी के आखिरी निशान को दर्शा रहा था। इंस्पेक्टर प्रिया राव ने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए रिपोर्ट दी। आरव के फोन का आखिरी सिग्नल रात 8 बजे पनवेल के पास एक लटकते पुल के पास सक्रिय था। उसके बाद वह पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन हमें उसके गूगल ड्राइव अकाउंट से एक डैशकैम का सिग्नल मिला है, जो अपने आप नए वीडियो सहेजता है। आखिरी फाइल 3 घंटे पहले अपलोड की गई थी। चलाओ, विक्रम ने आदेश दिया। वीडियो खुला। तस्वीर हिल रही थी। एक पिकअप ट्रक का केबिन अंधेरी रात में दिख रहा था। छत पर बारिश की आवाज आ रही थी। सामने की सीट पर आरव कैमरे की ओर मुड़ता हुआ दिखा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। हमें यह खत्म करना होगा। उन्होंने सब कुछ देख लिया है। परछाई के पीछे से चेतन की आवाज सुनाई दी। शांत रहो। बाद में हम सब कुछ जला देंगे। स्क्रीन अंधेरी हो गई। फिर एक अलाव की रोशनी दिखाई दी। पीछे 3 बड़े बैग जैसी परछाइयां जमीन पर पड़ी थी। डॉ अंजलि ने मॉनिटर को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। हो सकता है उन्होंने पीड़ितों से कुछ सामान रखा हो। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कल सुबह हम पनवेल जाएंगे। सुबह सुबह टीम निकल पड़ी। घाटी के ऊपर घना कोहरा लटका हुआ था। नीचे नदी के पानी की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। खोजी कुत्तों ने उन्हें एक चट्टान के किनारे बनी एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी की ओर निर्देशित किया। बाहर से वह सुनसान लग रही थी, लेकिन जली हुई प्लास्टिक की गंध आ रही थी। विक्रम ने चुप रहने का इशारा किया। वे चुपके से अंदर घुस गए। झोपड़ी के अंदर फर्श राख और कोयले से भरा था। कोने में एक कैमरे का ट्राइपॉड अभी भी खड़ा था। उसका लेंस काला पड़ गया था। प्रिया ने पिघले हुए लैपटॉप के अवशेषों की जांच की, लेकिन फर्श के तख्तों के नीचे से एक छोटा मेमोरी कार्ड बचाने में कामयाब रही। बिस्तर के नीचे अंजलि को वही काली टोपी मिली जो आखिरी तस्वीर में थी। उन्होंने उसे सावधानी से उठाया और विक्रम की ओर देखा। वह अभी-अभी यहाँ से गया है, सर। यह अभी भी गर्म है। अचानक पश्चिम की ओर से एक गोली की आवाज आई। दूसरी टीम चिल्लाई, वे पीछे की चट्टान से भाग रहे हैं। विक्रम और 2 अन्य सदस्य आवाज की दिशा में दौड़े। टॉर्च की रोशनी में 2 परछाइयां पेड़ों के बीच भाग रही थी। उनमें से एक फिसल गया और जमीन पर लुढ़क गया। चेतन जोशी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उसे जल्दी से दबोच लिया। आरव कहाँ है?
विक्रम चिल्लाए। चेतन हाँफ रहा था। वह नीचे नदी की ओर गया। कुछ सेकंड बाद नदी की दिशा से एक मोटरसाइकिल के इंजन के चालू होने और फिर दूर जाने की आवाज आई। विक्रम ने अपनी पिस्तौल निकाली, अंधेरे को घूरा, लेकिन गोली चलाने का मौका नहीं मिला। इंजन की आवाज कोहरे के पीछे गायब हो गई। चेतन को गाड़ी में लाया गया। उसका चेहरा पीला था, उसके होंठों से खून बह रहा था। एक अस्थायी पूछताछ कक्ष में विक्रम ने उसे बिना किसी भाव के देखा। सच बताओ, चेतन। प्रोजेक्ट रिया क्या था? चेतन ने सिर झुका लिया। शुरू से ही यह सब आरव का किया धरा था। उसने कहा कि वह एक वायरल कंटेंट बनाना चाहता है। मौत के चेहरे पर एक प्रयोग। विक्रम ने अपना गुस्सा रोका। हाँ, सर। वह जुनूनी था। वह कहता था कि मरने से ठीक पहले इंसान की आखिरी मुस्कान में एक कलात्मक मूल्य होता है। शुरू में वह सिर्फ मॉडलों को चरम फोटो के लिए जंगल में ले जाता था। लेकिन उस बार चेतन कांप उठा। उसने उन्हें बेहोशी की दवा दे दी। उसने कहा कि इससे उनके भाव स्वाभाविक लगेंगे, बनावटी नहीं। पीछे खड़ी अंजलि ने बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम को देखा। तो जब वे बेहोश थीं, तब उनकी तस्वीरें ली गईं। चेतन ने जल्दी से सिर हिलाया। लेकिन जब उनमें से दो उठी ही नहीं, तो आरव घबरा गया। उसने कहा कि हमें इसे खत्म करना होगा ताकि हम पकड़े न जाएं। मैं डर गया था, सर। उसने मुझे शवों को जंगल में ले जाने में मदद करने के लिए कहा। मैं कसम खाता हूं, मैंने नहीं मारा। विक्रम उसके करीब आए, उसे ठंडी नजरों से घूरा। और उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। चेतन ने सिर झुका लिया। हाँ। उसने कहा कि वह इसे एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है। उसका कहना था कि सबसे शुद्ध सुंदरता इंसान के आखिरी डर से पैदा होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया कोने में खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी थी। सर, मैंने उस झोपड़ी से मिले मेमोरी कार्ड से डेटा निकाल लिया है। उसमें 20 छोटे वीडियो क्लिप हैं। आखिरी वाले में आरव खुद कैमरे से बात कर रहा है। उसने प्ले बटन दबाया। वीडियो में आरव का चेहरा आग की रोशनी से आधा रोशन था। उसकी आंखें जंगली थी। लोग केवल खुशहाल तस्वीरें जानते हैं, लेकिन वे उस सुंदरता को कभी नहीं देखते जब आत्मा शरीर छोड़ती है। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। दुनिया को देखना चाहिए। विक्रम ने जोर से स्क्रीन बंद कर दी। पागल। शाम को चेतन को आगे की पूछताछ के लिए मुंबई ले जाया गया, जबकि फोरेंसिक टीम झोपड़ी में लौटकर नदी के आसपास के क्षेत्र की छानबीन करने लगी। चट्टान के पास झाड़ियों में उन्हें एक मोटरसाइकिल का आधा डूबा हुआ टायर मिला और उससे थोड़ी दूर आरव का दाहिना जूता। विक्रम ने नदी की तेज धारा को देखा। वह बह गया होगा, लेकिन बिना लाश के मैं यह नहीं मान सकता कि वह मर गया है। अंजलि उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। अगर वह जिंदा है तो वह वापस आएगा, सर। उस जैसे लोग हमेशा दोबारा देखे जाना चाहते हैं। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखें अभी भी पानी के बहाव पर टिकी थी। उनके दिमाग में आखिरी तस्वीर में तीनों लड़कियों की मुस्कान घूम रही थी, एक मुस्कान जो अब वहशीपन का सबूत बन गई थी। सह्याद्री के जंगल ने शाम के सूरज को खामोशी से निगल लिया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सभी जानते थे कि आरव शर्मा का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चेतन की गिरफ्तारी के बाद कई दिन बीत गए। मुंबई में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। जिस नदी ने आरव शर्मा के निशान निगल लिए थे, वह अब उफान पर थी। उसकी उग्र धारा अपने साथ लकड़ी के लट्ठे और कीचड़ बहाकर ला रही थी। लेकिन
डीसीपी विक्रम सिंह ने अभी हार नहीं मानी थी। उन्हें यकीन था कि वह आदमी अभी भी जिंदा है। उस सुबह एनडीआरएफ के गोताखोरों की एक टीम को नदी के किनारे बांस की जड़ों में फंसी कोई चीज मिली, एक टूटा हुआ काला हेलमेट। उसके अंदर एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में एक मेमोरी कार्ड लिपटा हुआ था। प्रिया ने तुरंत कमांड पोस्ट के तंबू में लैपटॉप चालू किया। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो था, 14 मिनट का। स्क्रीन पर तस्वीर हिल रही थी। आरव का आधा कीचड़ से सना चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें खाली थीं। वह जमीन पर रखे कैमरे को देखते हुए बोल रहा था, वे सोचते हैं कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं तो बस इंसान के आखिरी पल की सुंदरता को कैद करना चाहता था। तुम लोग नहीं जानते, जब आंखें रुक जाती हैं तो दुनिया बहुत खामोश हो जाती है। मैंने इसे 3 बार देखा है और अब मैं इसे एक बार और देखूंगा। अपने लिए। अंजलि ने विक्रम की ओर देखा। उसकी सांसें अटक गई थी। वह आत्महत्या करना चाहता है। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं, वह एक किंवदंती बनना चाहता है। उसके जैसे लोग आत्महत्या नहीं करते। वे चाहते हैं कि उनकी पूजा हो। प्रिया ने वीडियो को 10वें मिनट पर रोका। कैमरा अंधेरे जंगल की ओर था और आरव के पीछे एक और व्यक्ति की परछाई दिखाई दी, लंबा, बड़ा, हाथ में टॉर्च लिए हुए। विक्रम ने तुरंत वीडियो रोक दिया। वह कौन है? प्रिया ने जूम किया। चेतन नहीं है। शायद सलीम या कोई और जिसे हम अभी तक नहीं जानते। विक्रम ने देर तक स्क्रीन को घूरा। इसका मतलब है कि आरव अकेले काम नहीं कर रहा था। शाम को विक्रम और उनकी टीम वीडियो फाइल के जीपीएस डेटा के आधार पर रिकॉर्डिंग के स्थान पर पहुंचे। पालगढ़ के जंगल का बाहरी इलाका, मुंबई और गुजरात की सीमा पर। वहां जाने का रास्ता संकरा और कीचड़ भरा था। उन्होंने एक तंबू के अवशेष, अलाव की ठंडी राख और एक टूटे हुए ट्राइपॉड के टुकड़े पाए। जमीन पर बड़े आकार के बूटों के निशान थे, जो आरव के पैरों के आकार से अलग थे। अंजलि ने झुककर जांच की। जूते का आकार 43, वैसा ही जैसा हमें पहले घटनास्थल पर मिला था। विक्रम ने सामने की घाटी को देखा। तो इस खेल में एक और दर्शक था। रात में मुख्यालय में हिरासत में लिया गया चेतन बेचैन होने लगा। वह बार-बार विक्रम से बात करने की मांग कर रहा था। जब विक्रम पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए तो चेतन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, मुझे यह कहना है, आरव अकेला नहीं था। एक आदमी था जो शुरू से उसकी मदद कर रहा था। वह आदमी जिसके पास सारे उपकरण थे, कैमरा, बेहोशी की दवाएं। उसका असली नाम प्रोफेसर आलोक वर्मा है। विक्रम जम गए। आलोक वर्मा? चेतन ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, वह उससे ज्यादा उम्र का है, शायद 40 के पार। वे इंटरनेट पर एक डार्क फोटोग्राफी फोरम के जरिए मिले थे। उसी ने आरव को आखिरी पल के बारे में सिखाया था। सर, वह खुद को गुरुजी कहता था। विक्रम को अपनी पीठ में एक ठंडी सहरन महसूस हुई। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? चेतन ने डर से देखा। आरव के लैपटॉप में है, एक लॉक किया हुआ फोल्डर। मैंने उसे भागने से ठीक पहले एक बार देखा था। उसमें 2 और लड़कियों के पुराने वीडियो थे। आखिरी पीड़ितों के नहीं। वे भी मर चुकी थी। सर, कमरा जम गया। अंजलि ने विक्रम को देखा। उसकी आंखें खौफ से भरी थी। तो यह पहली बार नहीं था। अगले दिन प्रिया ने फोरेंसिक रिकवरी तकनीकों का उपयोग करके जब्त किए गए लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की फिर से जांच की।
वह लॉक किए गए फोल्डर को खोलने में कामयाब रही। उसके अंदर पिछले साल के 3 पुराने वीडियो थे। सभी अलग अलग जगहों पर लिए गए थे, लेकिन पैटर्न वही था। अकेली युवा महिला कैमरे की ओर मुस्कुराती हुई, फिर स्क्रीन अंधेरी हो जाती। आखिरी फाइल में एक भारी, कर्कश आवाज थी, आरव की नहीं। याद रखना, सबसे सुंदर रोशनी मौत से ठीक पहले पैदा होती है। उस सेकंड को पकड़ो। प्रिया ने विक्रम को देखा। यह वही आवाज है जो नदी वाले वीडियो में परछाई की थी। शायद यह गुरुजी ही आरव का मार्गदर्शन कर रहा था। विक्रम नक्शे को घूरते हुए खड़े हो गए। अगर वह आदमी अभी भी जिंदा है तो वह आरव को ढूंढेगा। और आरव, चाहे उसे पता हो या न हो, अपने गुरु की ओर ही जा रहा है। उस शाम पालगढ़ गांव के निवासियों ने एक फटी हुई जैकेट वाले एक अजनबी आदमी को गुजरात की ओर जाने वाले एक ट्रक में सवार होते देखने की सूचना दी। विवरण आरव से मेल खाता था। पीला चेहरा, गीले बाल, एक काला बैग लिए हुए। टीम तुरंत हरकत में आ गई। पहाड़ी हवा ठंडी थी। कोहरे के बीच गाड़ी की हेडलाइट संकरी कच्ची सड़क को रोशन कर रही थी। 2 घंटे बाद उन्हें बताया गया ट्रक मिला, खाली। कांपते हुए ड्राइवर ने कहा, वह एक पुराने बिजली सबस्टेशन के पास मोड़ पर उतर गया। बोला कि दोस्त से मिलना है। विक्रम ने टीम को फैलने का आदेश दिया। अंधेरे में उन्हें सबस्टेशन के पास एक जर्जर झोपड़ी मिली। उसकी बत्ती टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के सामने एक पुरानी मोटरसाइकिल और कार के टायरों के निशान थे। विक्रम ने अंदर जाने का इशारा किया। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में बेहोशी की दवा और जले हुए फिल्म की गंध थी। दीवार पर दर्जनों मुस्कुराती हुई युवा महिलाओं की तस्वीरें लटकी थी। उनकी आंखें खाली थी। सभी को एक ही शैली में खींचा गया था। नीचे एक बड़ा कैमरा और एक नया लैपटॉप रखा था, जिस पर एक टेक्स्ट संदेश दिख रहा था। वापस स्वागत है, मेरे शिष्य। अंजलि ने फुसफुसाया, हे भगवान, वह यहाँ है। लेकिन झोपड़ी खाली थी। बस एक खिड़की घाटी की ओर खुली थी। रात की हवा बारिश और सड़े हुए पत्तों की गंध लेकर अंदर आ रही थी। विक्रम ने बाहर घूरा, फिर धीरे से कहा, वह अकेला नहीं है। और यह शिकार अभी शुरू हुआ है। गुजरात की सीमा पर रात में कोहरा तेजी से उतर आया। नई मिली जर्जर झोपड़ी को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन डीसीपी विक्रम सिंह अपनी जगह से नहीं हिले। वह जानते थे कि आरव शर्मा ज्यादा दूर नहीं है। कमरे के सभी सबूत, कैमरा, लैपटॉप, मृत महिलाओं की तस्वीरें एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। आरव किसी से मिलने जा रहा था, भाग नहीं रहा था। इंस्पेक्टर प्रिया राव तेजी से लैपटॉप की ट्रैकिंग के नतीजे लेकर आईं। सर, एक्सेस लॉग से पता चला है कि यह लैपटॉप एक बाहरी सर्वर से जुड़ा था। 2 घंटे पहले दक्षिण दिल्ली के एक आईपी पते पर एक स्वचालित संदेश भेजा गया था। मालिक का नाम विक्रांत कपूर है। अंजलि ने डेटा शीट को देखा। विक्रांत कपूर, मैंने यह नाम सुना है। वह एक प्रसिद्ध कला संग्राहक है, जो हाल ही में अंतिम मौन नामक एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए चर्चा में था, जिसमें आलोक वर्मा का निजी संग्रह दिखाया गया था। विक्रम ने नक्शे को देखा, फिर दृढ़ता से कहा, हम आज रात ही वहां जा रहे हैं। अगर वही गुरुजी है, तो उसे सबूत मिटाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जब टीम दिल्ली के पौश इलाके में स्थित उस विला पर पहुंची, तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। विला बाहर से अंधेरा लग रहा था, लेकिन दूसरी मंजिल से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। विक्रम ने इशारा किया। 2 अधिकारी पीछे से चुपके से गए। खिड़की से एक बूढ़े आदमी की आवाज हंसी के साथ सुनाई दी। बहुत अच्छे, आरव।
आखिरकार तुम लौट आए। विक्रम तन गए। उन्होंने अंजलि की ओर देखा। वह अंदर है। सामने का दरवाजा एक साथ पुलिस हिलो मत की चीख के साथ तोड़ा गया। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जिसे देखा वह आलोक वर्मा नहीं था, बल्कि आरव था, जो कमरे के बीच में खड़ा था। उसका चेहरा गंदा था, आंखें लाल थीं। उसके हाथ में एक बड़ा कैमरा था जो खिड़की की ओर था। उसके पीछे एक सफेद बालों वाला आदमी एक बेंत की कुर्सी पर बैठा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। उस कैमरे को नीचे रखो, विक्रम चिल्लाए। आरव धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें खाली थी। आप लोग बहुत जल्दी आ गए, डीसीपी साहब। मैं अभी आखिरी तस्वीर पूरी नहीं कर पाया। आलोक वर्मा धीरे से हंसा। यह लड़का असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। वह जानता है कि मौत की सांस को कैसे पकड़ा जाए। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, ऐसी कला अमर होती है। विक्रम आगे बढ़े। उनकी पिस्तौल तनी हुई थी। तुमने 3 निर्दोष लड़कियों को मार डाला। यह कला नहीं, यह अपराध है। वर्मा खड़ा हो गया। उसका शरीर 40 से ज्यादा उम्र के बावजूद सीधा था। अपराध? दुनिया फिल्मों में खून की पूजा करती है, लेकिन हकीकत देखने से इनकार करती है। हम तो बस उनकी आंखें खोल रहे थे। आरव डगमगाता हुआ लग रहा था। उसके हाथ में कैमरा कांप रहा था। अंजलि ने नरम आवाज में कहा, आरव, तुम्हें क्या लगता है वे अभी भी मुस्कुरा सकती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वे उस तस्वीर का हिस्सा बनना चाहती थीं? आरव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तो बस उन्हें हमेशा के लिए सुंदर रखना चाहता था। गुरुजी ने कहा था, अगर मैं आखिरी रोशनी को पकड़ सका तो मैं अमर हो जाऊंगा। वर्मा ने विक्रम को देखा। उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। वह मेरा सबसे अच्छा शिष्य है। लेकिन अफसोस, यह दुनिया सच्ची कला को समझने के लिए बहुत मूर्ख है। विक्रम ने तेजी से इशारा किया। 2 अधिकारियों ने पीछे से हमला किया। उस अफरातफरी में वर्मा ने अपनी जैकेट से एक छोटी पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुरानी हवेली में गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक गोली आरव के कंधे पर लगी। कैमरा फर्श पर गिरकर टूट गया। अधिकारियों ने जवाबी गोलीबारी की। वर्मा एक कांच की मेज से टकराकर गिर गया। आरव लड़खड़ाया। उसकी कमीज से खून बह रहा था। विक्रम दौड़कर उसके पास पहुंचे। उस युवक के कंधे पर घाव को दबाया। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया, आरव। यह सब आज रात खत्म हो रहा है। आरव ने धुंधली नजरों से विक्रम को देखा। मैं बस उसकी आवाज सुनना बंद करना चाहता था, सर। लेकिन वह हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। वर्मा फर्श पर पड़ा था, अभी भी जिंदा। होंठ से खून बहते हुए वह धीरे से हंसा। तुम सोचते हो कि तुम एक विचार को रोक सकते हो? कोई और इसे आगे बढ़ाएगा। हमेशा कोई ना कोई होगा जो मौत की तस्वीर लेना चाहेगा। विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। लेकिन इस बार वह विचार तुम्हारे साथ ही मरेगा। वर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक जमी हुई मुस्कान थी। कुछ घंटों बाद वह विला सर्चलाइट से भर गया था। फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, कैमरे, लैपटॉप और वे तस्वीरें जो कभी प्रकाशित नहीं हो सकी थी। तहखाने से उन्हें एक तिजोरी मिली जिसमें हार्ड ड्राइव थी, विभिन्न क्षेत्रों में पिछले पीड़ितों की सैकड़ों फोटो और वीडियो फाइलें। अंजलि एक लैपटॉप स्क्रीन के सामने खड़ी थी। प्रोजेक्ट अंतिम प्रकाश नामक एक फोल्डर को घूर रही थी। उसका चेहरा तन गया। अभी और भी पीड़ित हैं, सर। विक्रम ने आरव को देखा जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था।
वह युवक लगभग बेहोश था लेकिन फुसफुसाने में कामयाब रहा। वह पहला नहीं था और न ही आखिरी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। हम सब कुछ उजागर करेंगे। जड़ तक बाहर बारिश और तेज हो गई और वर्मा के कमरे की दीवार के पीछे एक नोट मिला, लाल स्याही से सुंदर लिखावट में। आखिरी रोशनी तब तक नहीं बुझेगी जब तक देखने वाली आंखें मौजूद हैं। दिल्ली के उस विला में हुई गोलीबारी के बाद सुबह हवा में त्वचा को चुभने वाली ठंडक थी। पहाड़ की ढलान पर कोहरा लटका हुआ था, बारूद और खून की बची-खुची गंध को निगल रहा था। डीसीपी विक्रम सिंह विला के आंगन में खड़े थे, आलोक वर्मा के शव ताबूत को देख रहे थे। वह आदमी जो वर्षों से रहस्यमयी मौतों की एक श्रृंखला के पीछे का भूत था। लेकिन विक्रम का चेहरा शांत नहीं था। वह जानते थे कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर प्रिया राव एक रिपोर्ट लेकर आईं। सर, हमने तहखाने से मिली तीनों हार्ड ड्राइव को क्रैक कर लिया है। सैकड़ों तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ एन्क्रिप्टेड दस्तावेज भी हैं। खोलने पर उनमें नामों और तारीखों की एक सूची मिली। कैसी सूची? विक्रम ने पूछा। प्रिया ने उन्हें गंभीरता से देखा। पीड़ितों की सूची, सर। इसमें मुंबई, पुणे, बेंगलोर से लेकर कोलकाता तक के 11 नाम हैं। उनमें से 6 के लापता होने की रिपोर्ट कभी दर्ज ही नहीं की गई। यह सुनकर अंजलि ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब है कि वर्मा ने इसी साल शुरू नहीं किया था। वह सालों से हत्या कर रहा था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। और आरव उसका सिर्फ एक शिष्य था। शाम को विक्रम पुलिस अस्पताल में आरव शर्मा से मिले। वह युवक अभी भी कंधे पर पट्टी बांधे लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अब होश में थीं। जब विक्रम उसके बगल में बैठे, तो आरव ने खाली छत को घूरते हुए धीरे से कहा, वह मर गया। विक्रम ने सिर हिलाया। वर्मा का अंत हो गया। लेकिन मुझे जानना है, क्या उसके नीचे कोई और भी था? आरव ने एक भारी सांस ली। उसका एक फोरम था, सर। इंटरनेट पर। हम उसे अंतिम प्रकाश समुदाय कहते थे। वहां लोग तस्वीरें बदलते थे, तकनीकें सीखते थे। लेकिन धीरे धीरे यह एक जुनून में बदल गया। वर्मा कहता था, अगर मैं किसी के जीवन का आखिरी सेकंड पकड़ सका, तो मैं सच्चाई देखूंगा। बकवास। लेकिन मैं बहुत गहराई में जा चुका था। तुम उस समुदाय में कितने लोगों को जानते हो? आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी कनपटी पर आंसू बह निकले। कम से कम 5। लेकिन उनमें से 2 विदेश से थे। एक जयपुर में है और एक गोवा में। वे सभी वर्मा को फाइलें भेजते थे। विक्रम ने प्रिया की ओर देखा। तुरंत उस फोरम के आईपी पते और खातों का पता लगाओ। उस रात साइबर क्राइम टीम ने बिना रुके काम किया। विला से जब्त किए गए सर्वर से उन्हें सैकड़ों एन्क्रिप्टेड चैट लॉग मिले। एक आखिरी सक्रिय आईपी जयपुर से था, जिसका उपयोगकर्ता नाम करण कैनवस था। वर्मा के मरने के कुछ घंटे बाद आखिरी संदेश भेजा गया था, गुरु चले गए, लेकिन उनका काम जीवित रहेगा। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। हमारे पास बहुत कम समय है, इससे पहले कि वे भाग जाए। जयपुर पुलिस को निर्देशांक भेजो। हम आज रात ही पीछा कर रहे हैं। जयपुर की यात्रा में 6 घंटे लगे। सुबह सुबह वे एक पुराने फोटो स्टूडियो में पहुंचे जो धान के खेतों के किनारे बना था। उसके लकड़ी के बोर्ड पर फीका सा लिखा था, करंस विजुअल आर्ट। जैसे ही टीम पास पहुंची, उन्होंने अंदर पंखे और बत्ती जलने की आवाज सुनी। विक्रम ने इशारा किया और फिर दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर फोटो प्रिंटिंग के रसायनों की तीखी गंध थी। दीवारें युवा महिलाओं के चित्रों से भरी थी।
जिनमें से कुछ के चेहरे परछाई से धुंधले कर दिए गए थे। कमरे के बीच में एक काली टी शर्ट वाला आदमी एक कैमरा सेट कर रहा था। सशस्त्र पुलिस की कतार देखकर वह चौंक कर मुड़ा। करण मेहरा, विक्रम ने तीखी नजरों से देखा। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया, एक अजीब मुस्कान। आप लोग जल्दी पहुंच गए। मुझे पता था कि वर्मा पकड़ा गया, लेकिन वह अकेला नहीं था जो अंतिम सुंदरता में विश्वास करता था। कैमरा नीचे रखो, विक्रम चिल्लाए। करण धीरे से हंसा। तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? मैंने अपनी खुद की प्रदर्शनी तैयार कर ली है। उसने अपने हाथ में एक छोटा बटन दबाया। कमरे की बत्तियां तुरंत बुझ गईं। फिर पीछे की दीवार एक गुप्त पैनल की तरह खुल गई। वहां 3 बड़ी तस्वीरें लटकी थी। प्रत्येक में एक अलग महिला का चेहरा था, पीला, आंखें खुली, बेजान। अंजलि ने अपनी सांस रोक ली। हे भगवान! विक्रम आगे बढ़े। वे कहाँ हैं? करण ने अपनी ठुड्डी उठाई। तहखाने में। वे अब फिल्म पर अमर हो चुकी हैं। साहब, विक्रम ने फर्श पर एक छोटे दरवाजे को लात मारी। सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे कमरे की ओर जा रही थी। हवा जम गई थी और कमरे के कोने में 3 महिलाओं के शव पाए गए, अभी भी फोटोशूट के गाउन में। सभी ठंडे पड़ चुके थे। विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर दृढ़ता से कहा, इसे गिरफ्तार करो। करण ने कोई विरोध नहीं किया। जब उसके हाथों में हथकड़ी लगाई जा रही थी, तब वह सिर्फ मुस्कुराया। तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन तुम रोशनी को नहीं मार सकते। विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। जब तुमने पहली बार मौत की तस्वीर ली थी, तभी रोशनी बुझ गई थी। सुबह होते होते तीनों महिलाओं के शवों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। प्रिया ने थके हुए चेहरे से विक्रम को देखा। सर, हो सकता है हमने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही उजागर किया हो। उस नेटवर्क में और भी लोग हैं। विक्रम ने पूर्व की ओर देखा, जहां सूरज पहाड़ के कोहरे के पीछे से उगना शुरू हो गया था। उन्हें छिपने दो। अब हम जानते हैं कि वे कहाँ हैं। और इस बार उन्हें शटर दबाने का मौका नहीं मिलेगा। करण मेहरा की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद अंतिम प्रकाश समुदाय की खबर पूरे भारत में फैल गई। लेकिन डीसीपी विक्रम के लिए मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। साइबर जांच से अभी भी एक सक्रिय खाता था जो सभी जांचों पर नजर रखे हुए था। ल्यूमिना जीरो छद्म नाम का उपयोग कर रहा था। यह व्यक्ति हमेशा ऑनलाइन रहता था। हर बार जब पुलिस एक नया सर्वर बंद करती, तो उसका आईपी बदल जाता। लेकिन उसके समय का पैटर्न सुसंगत था, सुबह 2 बजे। प्रिया ने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया। वह हमारे हर कदम को जानता है, सर। जैसे कि वह सिस्टम के अंदर हो। विक्रम ने स्क्रीन को देखा, उनका चेहरा कठोर था। अगर वह जानता है, तो इसका मतलब है कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। सुरक्षा नेटवर्क या मीडिया से कोई डॉट अंजलि ने जोड़ा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरू से वर्मा के साथ था। उस रात उन्होंने वर्मा के विला की हार्ड ड्राइव से आखिरी एन्क्रिप्टेड फाइल खोली। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो था, 3 साल पुराना। तस्वीर में वर्मा एक कुर्सी पर बैठा था, जबकि कोई कैमरे के पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकॉर्डर की आवाज भारी थी, स्पष्ट रूप से आरव की नहीं। गुरुजी, अगर हम पकड़े गए तो? वर्मा ने धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं। हम नहीं मरेंगे, क्योंकि दुनिया को हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो अंधेरे की तस्वीर लेने को तैयार हों। फिर एक धीमी हंसी सुनाई दी, जिसके बाद कैमरे के क्लिक की आवाज आई। वीडियो के अंत में एक चश्मा पहने हुए आदमी की परछाई दिखाई दी, जिसके बाएं हाथ में कैमरा था।
प्रिया ने फ्रेम को फ्रीज कर दिया। यह करण नहीं है। चेहरा मिलता जुलता है, लेकिन यह। अंजलि ने सदमे से स्क्रीन को देखा। वह नेशनल सेंटर फॉर मॉडर्न आर्ट के निदेशक हैं। विक्रम पास आए। वह नाम सुनकर उनका सीना तन गया। विक्रांत कपूर, वही कला संग्राहक जिसने पिछले महीने वर्मा के निजी संग्रह से ली गई तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई थी। विक्रम ने अपनी टीम को देखा। वही असली शैतान है। अगले दिन टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। आर्ट गैलरी की इमारत बाहर से शांत लग रही थी, लेकिन अंदर एक बड़ी प्रदर्शनी चल रही थी। इसकी दीवारें काले और सफेद तस्वीरों से भरी थीं। इंसान की मुस्कान उसके जीवन के आखिरी सेकंड में, जैसा कि पैम्फलेट पर लिखा था। विक्रम और प्रिया सादे कपड़ों में अंदर गए। कमरे के अंत में विक्रांत कपूर एक माइक्रोफोन के सामने खड़े थे। पत्रकारों के सामने शांति से बोल रहे थे। ये तस्वीरें उस सुंदरता का सबूत है जिसे समझाया नहीं जा सकता। मौत अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। विक्रम आगे बढ़े। परिवर्तन या हत्या? सभी सिर मुड़े। विक्रांत ने उन्हें देखा, हैरान नहीं। डीसीपी विक्रम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। विक्रम धीरे से पास आए। तुमने यह सब शुरू किया? वर्मा, आरव, करण, सब तुम्हारे मोहरे थे। विक्रांत शांति से मुस्कुराए। तुम गलत हो। मैंने तो बस उस सुंदरता के लिए एक मंच दिया जो उन्होंने खोजी। दुनिया अपने अंधेरे पक्ष को देखने से इनकार करती है, और मैंने तो बस उसे इकट्ठा किया। विक्रम ने वारंट निकाला। विक्रांत कपूर, आपको सिलसिलेवार हत्या, अवैध सामग्री के वितरण और मानव पीड़ितों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि अधिकारी पास आते, विक्रांत ने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट उठाया। उसके पीछे की बड़ी एलईडी स्क्रीन जल उठी, जिसमें एक कभी न देखा गया वीडियो प्रदर्शित हो रहा था। आखिरी 3 लड़कियों के चेहरे ल्यूमिना 0 के वाटरमार्क के साथ। कमरे में हंगामा मच गया। प्रोजेक्टर बंद करो। लेकिन विक्रांत बस हंसा। तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन यह काम पूरी दुनिया में भेजा जा चुका है। इसके सर्वर सैकड़ों जगहों पर सक्रिय हैं। तुम रोशनी को कभी नहीं बुझा पाओगे। 2 अधिकारियों ने मंच की ओर छलांग लगाई। उस अफरातफरी में विक्रांत ने अपनी जैकेट के नीचे से एक छोटी पिस्तौल निकाली। एक गोली चली, लेकिन किसी को नहीं लगी। विक्रम ने उसके हाथ पर लात मारी। पिस्तौल दूर जा गिरी। अन्य अधिकारियों ने उसे फर्श पर हथकड़ी लगा दी। विक्रांत अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ के कोने से खून टपक रहा था। तुम जानते हो मैंने खुद को ल्यूमिना क्यों कहा? क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे से ही आती है। विक्रम उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आवाज सपाट थी। मौत से पैदा होने वाली रोशनी कला नहीं, यह एक बीमारी है। कुछ घंटों बाद गैलरी को बंद कर दिया गया और एक अपराध स्थल बना दिया गया। डिजिटल टीम को निचले तल में एक छिपा हुआ कमरा मिला, जिसकी दीवारें सर्वर और मॉनिटर स्क्रीन से भरी थी, जिन पर हजारों फोटो फोल्डर प्रदर्शित थे। हर फोल्डर को एक शब्द का नाम दिया गया था। गोधूली, नींद, यादें। प्रिया ने मुख्य स्क्रीन को देखा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही थी। उसने सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर फैला दिया है, लेकिन हम अभी भी इसे ब्लॉक कर सकते हैं। विक्रम ने पीड़ितों के चेहरों की कतार को देखा। सभी मौत की दहलीज पर मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ हटा दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। अंजलि उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी थी। हम फाइलें हटा सकते हैं, लेकिन इसका निशान लोगों के दिमाग में हमेशा रहेगा। विक्रम देर तक चुप रहे, फिर धीरे से कहा,
तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई और दिमाग अंधेरे की पूजा न करे। 3 महीने बाद दिल्ली की एक अदालत का मुख्य सुनवाई कक्ष पत्रकारों से खचाखच भरा था। आरोपी के कटघरे में विक्रांत कपूर एक ग्रे सूट में शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके बगल में आरव शर्मा पीला दिख रहा था, सिर झुका हुआ। अभियोजक ने न्यायाधीशों को देखा। योर ऑनर, आरोपी विक्रांत कपूर न केवल 11 पीड़ितों की मौत के पीछे का बौद्धिक अपराधी है, बल्कि वह मास्टरमाइंड भी है जिसने मौत की कला नामक इस काम को फैलाया और प्रबंधित किया। उसने हत्या की योजना बनाने के लिए आरव जैसे युवाओं का इस्तेमाल किया। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को मारने का आदेश नहीं दिया। मैंने तो बस पहले से मौजूद काम के नतीजों को इकट्ठा किया। दुनिया ही तमाशों की भूखी है, मैं नहीं। न्यायाधीश ने उसे घूरा। आप मानव शवों को कला का काम कहते हैं? यह जीवन का अपमान है। आरव के आंसू बह निकले। मैंने उन्हें मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इसे फैला देगा। उसने कहा था कि यह एक प्रदर्शनी परियोजना है। विक्रांत आरव की ओर मुड़ा। उसकी आवाज ठंडी थी। उस गुरु पर आरोप मत लगाओ जिसने तुम्हें एक अर्थ दिया। आरव कांपते हुए खड़ा हो गया। क्या अर्थ? वे मर चुकी हैं और हर रात मुझे अभी भी उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 सप्ताह तक मुकदमा चला और अंत में न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए अदालत आरोपी विक्रांत कपूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। आरोपी आरव शर्मा को उसके सहयोग और अस्थिर मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। न्यायाधीश का हथौड़ा गूंजा। कमरा शांत हो गया। विक्रांत बस धीरे से हंसा। तुम सोचते हो यह अंत है? मैंने बहुत पहले से अपना उत्तराधिकारी तैयार कर लिया है। आखिरी रोशनी कभी नहीं बुझती। अधिकारी उसे तुरंत बाहर खींचकर ले गए। पीछे की पंक्ति में बैठे विक्रम ने ठंडी नजरों से देखा। तुम जेल में बैठ सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी परछाई का अंत तक पीछा करेंगे। कुछ दिनों बाद पुलिस हिरासत में आरव ने विक्रम को एक पत्र लिखा। डीसीपी साहब, मुझे पता है कि वर्मा के लैपटॉप में अभी भी एक फाइल है जो लाइट ओरिजिन नाम से बंद है। यह वीडियो नहीं है, यह एक सूची है उन लोगों की जिन्होंने यह सब शुरू किया था। वर्मा पहला नहीं था। कृपया उन्हें ढूंढे इससे पहले कि वे नए शिष्य ढूंढे। विक्रम ने उस पत्र को देर तक बिना कुछ बोले पढ़ा। फिर उन्होंने प्रिया को बुलाया। उस फाइल को क्रैक करो। सुनिश्चित करो कि उसके अंदर क्या है। 2 दिन बाद नतीजे सामने आए। फाइल में वर्षों के गुप्त नोट्स थे और अंतिम प्रकाश समुदाय के पहले संस्थापकों की सूची। 3 नाम। 2 मर चुके थे, लेकिन एक अभी भी जिंदा था। डॉ. माधव आप्टे, एक मनोवैज्ञानिक जो 10 साल पहले गायब हो गया था। अंजलि ने विक्रम को देखा। यह नाम फिर से आया, सर। उसी ने मौत सौंदर्य के दर्पण के रूप में पर निबंध लिखा था, जिसने वर्मा को प्रेरित किया था। विक्रम धीरे से खड़े हुए। तो आग अभी बुझी नहीं है। हमने तो बस उसकी चिंगारियों को बुझाया है। उस रात विक्रम मुख्यालय की बालकनी में खड़े थे, दिल्ली के भूरे आसमान को देख रहे थे। दूर शहर की बत्तियां हजारों सुंदर प्रकाश बिंदुओं की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन धोखेबाज अंजलि पास आई। सर, आरव जो कह रहा है वह शायद सच है। इन सबसे बड़ा कुछ है, विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। शायद, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, उन्हें कैमरे का बटन दबाने का मौका नहीं मिलेगा।
उन्होंने दूर क्षितिज को घूरा। उनकी आंखों में रोशनी का प्रतिबिंब एक कैमरे के फ्लैश की तरह लग रहा था, इस बात का संकेत कि अंधेरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। फैसले के 3 महीने बाद डॉ. माधव आप्टे के खिलाफ जांच शुरू हुई। वह व्यक्ति 10 साल से लापता घोषित था, लेकिन वित्तीय रिकॉर्ड में कुछ अजीब था। उसके नाम पर एक सक्रिय खाता था जिससे नियमित रूप से विदेश में, ज्यूरिख और गोवा में लेनदेन होता था। डीसीपी विक्रम ने अपनी मेज पर रखी रिपोर्ट को घूरा। वह मरा नहीं है। वह अभी भी परछाई के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। प्रिया ने सिर हिलाया। अंतिम प्रकाश सर्वर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया आखिरी आईपी हमने ट्रैक कर लिया है। लोकेशन गोवा के उबुद में एक निजी विला है। विक्रम ने अपनी जैकेट पहनी। हम आज रात ही निकल रहे हैं। यह सब वहीं खत्म होना चाहिए जहां वह छिपा है। वह विला एक शांत चट्टान के किनारे स्थित था, जो बांस के जंगल और धान के खेतों से घिरा हुआ था। बाहर से यह एक ध्यान केंद्र जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर पूरी दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी थी। काले और सफेद चित्र, कुछ पीले पड़ चुके थे। हर तस्वीर में मरने से ठीक पहले एक इंसान का चेहरा दिखाया गया था। विक्रम ने उस कमरे को कठोर जबड़े से देखा। इसी ने यह सब शुरू किया था। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी सीढ़ियों पर दिखाई दिया। उसकी आंखें पैनी थी, उसकी आवाज शांत। आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मुझे लगा कि पुलिस की नई पीढ़ी ने खोजना बंद कर दिया है। विक्रम ने पिस्तौल तानी। डॉ. माधव आप्टे, वह आदमी मुस्कुराया। पहले वे मुझे इसी नाम से बुलाते थे। अब मैं सिर्फ एक पर्यवेक्षक हूँ। वर्मा और विक्रांत तो बस बच्चे थे जो मेरी अवधारणा को समझने में असफल रहे। अंजलि ने तस्वीरों से भरी दीवार को देखा। यह अवधारणा, यह हत्या है। आप्टे धीरे धीरे तस्वीरों की ओर चला। तुम उनकी मुस्कान देखो। वे शांत है। कोई दर्द नहीं है। मैंने नहीं मारा। मैंने उन्हें डर से परे जाने में मदद की। कैमरा तो बस अमरता की ओर एक दर्पण है। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा। तुमने दर्जनों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, युवा दिमागों को विकृत कर दिया, और अब तुम इसे दर्शन कहते हो। आप्टे ने कहा। तुम्हें लगता है बाहरी दुनिया अलग है। वे हर दिन स्क्रीन के माध्यम से मौत को देखते हैं और उसे मनोरंजन कहते हैं। प्रिया ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला। आपको सिलसिलेवार हत्या और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए उकसाने के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। आपने हिला नहीं। उसने सीधे विक्रम को देखा। तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन एक विचार को नहीं मारा जा सकता। अंतिम प्रकाश बहुत पहले से ही इंसानी दिमाग में जिंदा है, और किसी दिन कोई और इसकी तस्वीर फिर से लेगा। विक्रम ने तीखी नजरों से देखा। शायद, लेकिन आज रात तुम्हारी रोशनी यहीं बुझ जाएगी। 2 अधिकारियों ने उसे हथकड़ी पहना दी। उस बूढ़े आदमी ने कोई विरोध नहीं किया, बस बाहर ले जाते समय मुस्कुराया। दीवार पर एक तस्वीर अपने फ्रेम से गिर गई। एक युवा लड़की की तस्वीर, एक जंगल के किनारे मुस्कुराती हुई। नीचे के कोने में एक धुंधला सा हस्ताक्षर था। अंजलि ने तस्वीर उठाई। यह 1990 की है। इसका मतलब है कि वह 30 साल से यह कर रहा था। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। और इतने समय तक कई पीढ़ियां उसकी परछाई में फंसी रहीं। उस रात विक्रम मुख्यालय की छत पर बैठे थे, बारिश के पानी के पोखर में चमकते शहर की रोशनी को देख रहे थे। उनकी मेज पर गोवा के विला में मिली आखिरी तस्वीर रखी थी।
एक जंगल का चित्र जिसके कोहरे के बीच में एक धुंधली सफेद रोशनी थी। अंजलि पास आई। सर, क्या आपको लगता है कि वह सही था? कि विचार हमेशा जिंदा रह सकता है? विक्रम काफी देर तक चुप रहे, फिर धीरे से जवाब दिया, विचार इंसानों को नहीं मारते। इंसान मारते हैं, क्योंकि वे उस विचार पर विश्वास करते हैं। उन्होंने अंधेरे आसमान की ओर दूर तक देखा। हमारा काम विचारों को बुझाना नहीं है, बल्कि इंसानों को यह याद दिलाना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कला नहीं कहा जाना चाहिए। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी। अंदर गलियारे की बत्तियां धीरे धीरे बुझ गईं और अंतिम प्रकाश का मामला आधिकारिक तौर पर बंद हो गया। लेकिन जो लोग जिंदा थे, उनके दिलों में उस अंधेरे का घाव हमेशा के लिए रह जाएगा।